पढ़ेंगे बच्चों हम लिपि। लिपि शब्द का अर्थ लीपना, लिखना या चित्रित करना। कही गई बातों के संरक्षण हेतु लिपि की आवश्यकता पड़ती है। हमारे द्वारा जो बातें कही गई है उनको सहज कर रखना, उसके लिए हमें लिपि की आवश्यकता पड़ती है। लिपि के द्वारा ही हम इतिहास को संरक्षित रख सकते हैं। हमारा जो इतिहास है उसको आज लिपि के द्वारा ही सहज कर रखा गया है। इसके द्वारा ही हम आज तक युग और युगांतर तक अपने वेद, पुराणों, प्राचीन साहित्य, इतिहास और विज्ञान की जानकारी प्राप्त कर पाते हैं और करते रहेंगे। मानव मुख से निकलने वाली ध्वनियों को अंकित करने के लिए विभिन्न भाषाओं में अलग अलग चिन्हों की व्यवस्था है और इन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। आइए हम देखते हैं इसकी परिभाषा। ध्वनियों को प्रकट करने के लिए जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। ध्वनियों जो हम बोल रहे हैं उसको लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे ही हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा के लिखने का अपना ढंग होता है। जैसे हिंदी के लिपि चिन्ह हैं क, ख, ग, अन, तो ये हमारी हिंदी के लिपि चिन्ह हैं। उसी तरह से अंग्रेजी के लिपि चिन्ह हैं A, B, C, D। उसी तरह से हर भाषा के अपने अपने लिपि चिन्ह होते हैं और उसी के अनुसार वह लिखे जाते हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने का अपना अलग अलग ढंग होता है, क्योंकि हर भाषा के लिपि चिन्ह अलग अलग होते हैं तो उनको उसी के लिपि चिन्हों के अनुसार ही लिखा जाता है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है। हमारी हिंदी भाषा जो है उसकी लिपि है देवनागरी और देवनागरी लिपि प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित मानी जाती है। देवनागरी लिपि जो है वो प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित मानी जाती हैं। ब्राह्मी लिपि से ही बंगला, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं की लिपियां विकसित हुई हैं। उसी तरह से मैं आपको कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां बताती हूँ जिसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और याद करेंगे। देखिए आप, ये भाषाएं दी गई हैं और सामने उनकी लिपियां हैं। संस्कृत, हिंदी, मराठी, देवनागरी लिपि। अंग्रेजी की है रोमन लिपि, उड़िया की है ओडिया, कश्मीरी की है कश्मीरी लिपि, मलयालम की है मलयालम लिपि, बंगला की है बंगाली। उसी तरह से तेलुगु की है तेलुगु, पंजाबी की है गुरुमुखी और उर्दू की है फारसी। इनको आप ध्यान से देखिए।
इसके अलावा मैं आपको और बताती हूँ। उर्दू, अरबी, फ़ारसी की है फ़ारसी लिपि। अंग्रेजी तो आपने देखा। उसके अलावा फ्रेंच और जर्मन की भी है रोमन लिपि। अब हम पढ़ेंगे। यूँ तो किसी भी भाषा को किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है, जैसे छोटा चेतन। यूँ तो हम किसी भी भाषा को किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, जैसे छोटा चेतन। ये इंग्लिश में लिखा गया है, इसी को हम वापस हिंदी में लिखेंगे। छोटा चेतन, देखिए आप, ये हिंदी में लिखा गया छोटा चेतन। तो यहाँ जो लिखा हुआ था ये रोमन में लिखा हुआ था छोटा चेतन। इंग्लिश में जो लिखा गया ये रोमन में लिखा हुआ था, और यहाँ हमने इसको लिखा देवनागरी में, छोटा चेतन। उसी तरह से दिस इज़ माई बुक, ये रोमन में लिखा गया है, और दिस इज़ माई बुक ये हमारी देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तो हम किसी भी भाषा को किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, मतलब कि किसी भी भाषा के वाक्य को हम किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी आज आप अपने परिवार में, समाज में, सभी जगह अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। परिवार में रहते हुए आप हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, समाज में आप हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आज हर जगह हमारी हिंदी भाषा का बोलबाला है। हिंदी भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी भारतीय आर्य भाषा ये परिवार की भाषा है। इसका उद्भव संस्कृत भाषा से हुआ है। हिंदी का जो उद्भव है वो संस्कृत भाषा से हुआ है। ये संस्कृत भाषा से आरंभ होकर आज समूचे भारत की संपर्क भाषा बन गई है। हिंदी भाषा जो है ये संस्कृत भाषा से आरंभ होकर आज हमारे समूचे भारत की संपर्क भाषा बन गई कि हम हमारे भारत के किसी भी कोने में चले जाएं तो हम हिंदी के माध्यम से उन लोगों से संपर्क कर सकते हैं, संपर्क बना सकते हैं, उनसे आराम से अपनी बातचीत कर सकते हैं। अब हिंदी भाषा का विकास राष्ट्रभाषा, राजभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी हो रहा है। हिंदी जो है ये हमारी राष्ट्रीय भाषा भी है, जो कि संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाती हैं। राजभाषा जिसमें सारे सरकारी कामकाज होते हैं, तो ये हमारे सरकारी कामकाज के काम में आने वाली भाषा भी है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी हिंदी का अपना वर्चस्व है। सीधे से शब्दों में कहें तो हिंदी वैश्विक स्तर की भाषा है। चौदह सितंबर 1949 को हिंदी को भारत के संविधान में राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत के संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया था कि अब हमारे सरकारी कार्यालयों में भी हिंदी भाषा को ही प्रयोग में लिया जाए। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हम भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई हैं। उनमें हैं असमिया, ओडिया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला,
बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। ध्यान से सुनिए बच्चों, मैं वापस रिपीट करती हूँ। असमिया, ओडिया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। अब आप देखिए इन 22 भाषाओं को ध्यान से। ये हमारी 22 भाषाएं हैं जिनको भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त हैं। अब हम पढ़ते हैं मुख्य बिंदु, जो कि हमने इस पाठ में पढ़े हैं। पॉइंट नंबर 1, भाषा मन के भावों एवं विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। भाषा के 2 रूप हैं। पॉइंट नंबर 2, भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। ध्यान से देखिए बेटा आप बिंदुओं को, ये जो आपने पाठ में पढ़ा था वो मुख्य बिंदु हैं। ध्यान से देखिए और आप इनको पढ़िए। पॉइंट नंबर 3, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। पॉइंट नंबर 4, भारत में अनेक भाषाओं तथा लिपियों का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, हिंदी की लिपि देवनागरी तथा अंग्रेजी की लिपि रोमन है। पॉइंट नंबर 6, व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का बोध करवाता है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का बोध कराता है। पॉइंट नंबर 7, हिंदी भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है। पॉइंट नंबर 8, भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी का क्षेत्र व्यापक है, इसमें अनेक बोलियां बोली जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द, पद। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। देखिए आप ध्यान से और पढ़िए।